हेलो दोस्तों, वेलकम टू MHK क्लासेस। आज के सेशन में हम लोग जिस एंशिएंट हिस्ट्री के टॉपिक का डिस्कशन करेंगे वो है सम्राट अशोक। आज का सेशन दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ साथ हम लोग अशोक की हिस्ट्री एक स्टोरी की तरह पढ़ेंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप इस स्टडी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी तरह के और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आज के इस टॉपिक अशोक के बारे में क्या डिस्कस करूंगा उसकी समरी मैं बताता हूं। अशोक के व्यक्तित्व के बारे में डिस्कशन करेंगे कि वो पहले कैसे राजा था, बाद में कैसा बना, उसने अपने भाइयों की हत्या क्यों की, ठीक, कलिंग वॉर ने अशोका को कैसे बदला एक अहिंसावादी राजा में, कलिंग वॉर का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा इस बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। अशोक ने बौद्ध धर्म कैसे अपनाया, उसने अपनी प्रजा के लिए क्या क्या अच्छे काम किए, उसका शासन विस्तार कहाँ तक था, ठीक, स्तंभ और शिलालेखों के बारे में। तो इन पॉइंट्स का ही डिस्कशन हम लोग इस सेशन में करेंगे। तो दोस्तों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक अशोक। दोस्तों, सबसे पहले तो अशोक नाम इनका कैसे पड़ा। तो जो अशोक नाम था वो कुछ इस तरीके से पड़ा कि इनके महल में, क्योंकि इनकी जो पिता थे वो बिंदुसार थे और इनकी जो माता थी वो सुभद्रांगी थी, ठीक, और अशोक ने जो जन्म लिया था इनके ही पुत्र के रूप में जन्म लिया था। तो उस दौरान महल में क्या हो रहा था कि साजिशें चल रही थी और साजिशों के कारण बिंदुसार की जो पत्नी थी सुभद्रांगी, ठीक है, उनको बिंदुसार से दूर रखा गया। और जब सुभद्रांगी को दूर रखा गया तो सुभद्रांगी ने बिंदुसार से दूर होने के शोक में ही क्या कर दिया, पुत्र का नाम अशोक रख दिया। और इनके नाम का मतलब जो होता है वो होता ही यही है कि दर्द रहित, ठीक है। अशोक का अर्थ क्या है, दर्द रहित, ठीक है। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए जो लेकर आए टॉपिक वो सम्राट अशोक का इतिहास है, जो कि स्टोरी फॉर्म में हम लोग पढ़ेंगे। तो अशोक भारतीय इतिहास का एक ऐसा चरित्र है जिसकी तुलना किसी भी अन्य शासक से नहीं की जा सकती, ठीक है। और इनका जो शुरुआती दौर था वो थोड़ा हिंसक था, यानी सम्राट जो अशोक थे वो शुरू में थोड़ा हिंसावादी थे, ठीक है, थोड़ा दुष्ट टाइप के थे, ठीक है। तो इनको एक कुशल सम्राट बनाने में जो अहम योगदान रहा है, ठीक है, वो इनका साहस रहा है, ठीक है। तो इनका वो साहस है, इनकी निडरता है, ठीक है। बहुत कम उम्र में अशोक में लड़ाई के गुण दिखाई देने लगे थे, इसलिए इन्हें कम उम्र से ही क्या हुआ, इनको लड़ाई का प्रशिक्षण दिया जाने लगा था, ठीक है। और इसके साथ साथ अशोक एक ज़बरदस्त शिकारी भी थे, ठीक। और बचपन में इनको क्या है, शिकार बचपन से ही शिकार करने के लिए लोगों के साथ जाते थे, ठीक है। तो महल के जो लोग जाते थे तो उनके साथ ये शिकार करने जाते थे, ठीक है। तो और एक बार का ये इनका एक बार का वाकया भी कि इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने एक लकड़ी की एक छड़ी से ही क्या किया था, शेर का शिकार कर डाला था, ठीक है। तो इसी साहसिक गुण के कारण जब अवंती में जब विद्रोह वगैरह होता था तो जो बिंदुसार था वो विद्रोह को दबाने के लिए या दमन के लिए क्या करता था, इनको अशोक को ही भेजता था, ठीक। और जो अशोक था ये अपने दूसरे नंबर का पुत्र था बिंदुसार का, और जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र था वो कौन था, सुसीम था, ठीक। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये है कि अशोक राजा बनने से पहले उज्जैन का राज्यपाल था। जैन अनुश्रुति के अनुसार इसने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध शासन पर अधिकार किया था। बिंदुसार चाहता था कि उसका सबसे बड़ा बेटा सुसीम बैठे, ठीक है, सिंहासन पर, लेकिन ये जो था मगध शासन पर अधिकार किसने कर लिया था, अशोक ने। कैसे किया, क्यों किया, वो हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। सिंगली जो बौद्ध धर्म है, ठीक है, अनुश्रुति के अनुसार इसने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था, ठीक है। अपने 99 भाइयों की हत्या क्यों की थी, ठीक है, वो मैंने बताया हुआ है आगे, ठीक। तो हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि इनके जो पिता थे वो बिंदुसार थे, माता जो सुभद्रांगी थी, अशोक इनका पुत्र था। इसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ दिव्यदान में मिलता है। अशोक की कई एक पत्नियां हुई, ठीक है। जो उनकी पत्नी थी देवी वो पहली पत्नी थी, और अन्य पत्नियां जो थी वो असंघमित्रा थी, पद्मावती और तिष्यरक्षिता। जो इनकी पहली पत्नी देवी थी उससे जो संतानें थी वो थी, 2 संतानें थी, एक जो महेंद्र था वो पुत्र था और जो एक पुत्री थी वो संघमित्रा थी। अन्य जो संतानें हुई वो इनकी तीवर थी, कुणाल और चारुमती, ठीक। तो दोस्तों, अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है टाइटल्स के बारे में, ठीक है। ये टाइटल्स से क्वेश्चन अक्सर आता है कि जैसे पूछ लिया जाएगा कि एमिथ्रोचेट्स,
ठीक है, या अमित्रघात की जो टाइटल था वो किसको मिला, ठीक है, तो जैसे बिंदुसार है, ठीक है, एंड्रोकॉटस और सेंड्रोकॉटस किसको बोला गया, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य को बोला गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से हम टाइटल्स के, अशोक के टाइटल्स के बारे में बात करते हैं यहाँ पे कि जो अशोक की जो राष्ट्रीय उपाधि थी वो थी देवनाम प्रिय, ठीक, और देवताओं का प्रिय इसका मतलब होता है, इसका अर्थ ये होता है कि देवताओं का प्रिय। बराबर गुफा अभिलेख में अशोक को संबोधित किया गया है प्रियदर्शी और प्रियदर्शी राजा के रूप में, ठीक है। पुराणों में इनका नाम क्या मिलता है, अशोक वर्धन। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि पुराणों में इनका नाम क्या मिलता है, तो पुराणों में जो इनका नाम मिलता है वो मिलता है अशोक वर्धन, ठीक। अशोक नाम मिलता है इनका मास्की एवं गुर्जरा अभिलेखों में, ठीक। मगध का जो राजा कहा गया इनको वो भाब्रू अभिलेख में कहा गया, और भाब्रू अभिलेख कहाँ पर पाया जाता है, वो राजस्थान में पाया जाता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। तो दोस्तों अशोक मौर्य भी इनको कहा गया। तो जो अशोक मौर्य कहा गया था वो कहा गया था इनको जूनागढ़ अभिलेख में, और जूनागढ़ अभिलेख है कहाँ पे, गुजरात में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बिंदुसार की मृत्यु के बाद 273 बीसी में ये गद्दी पर बैठा। कौन, अशोक गद्दी पर बैठा 273 बीसी में। 4 वर्ष उत्तराधिकारी युद्ध के बाद 269 बीसी में अशोक का राज्य अभिषेक हुआ, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो 4 वर्ष उत्तराधिकारी युद्ध चला ये क्यों चला, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 वर्ष बाद ही इनका जो सही मानों में राज्य अभिषेक हुआ वो 4 वर्ष के बाद हुआ, क्योंकि बिंदुसार की और भी संतानें थीं। तो सबसे बड़ी तो सुसीम थी, तो सुसीम को ही बैठना चाहिए था गद्दी पर, और इस बात गद्दी पर ही बैठने को लेकर आपस में क्या हुआ, उत्तराधिकारी युद्ध चला। तो 4 वर्ष के बाद फिर 269 बीसी में अशोक का राज्याभिषेक हुआ। मैं आपको बता दूं कि टैक्सिला में यानी तक्षशिला में सुसीम के जो अकुशल प्रशासन के कारण विद्रोह शुरू हो गया था, ठीक है। और सुसीम के ही कहने पर अशोक को बिंदुसार ने विद्रोह के दमन के लिए भेजा था तक्षशिला, ठीक। दमन के लिए मतलब विद्रोह को दबाने के लिए, ठीक। अशोक के आने की खबर सुनते ही क्या हुआ कि विद्रोहियों ने विद्रोह एकदम खत्म कर दिया था, ठीक है। तो अशोक की इस प्रसिद्धि को देखकर सुसीम को सिंहासन ना मिलने का खतरा बढ़ गया। फिर उज्जैन में विद्रोह हो गया, बिंदुसार ने फिर उसे वहां पे भेजा, उसके सेनापतियों ने विद्रोह दबा दिया। पर अशोक की जो पहचान थी वो गुप्त रखी गई, ठीक है। अशोक की पहचान गुप्त रखी गई। क्यों गुप्त रखी गई, क्योंकि सुसीम द्वारा गुप्तचर फैला दिए गए थे और उसे सुसीम के द्वारा मरवाए जाने का खतरा बढ़ गया था अशोक को। इसी दौरान वो बौद्ध सन्यासियों के साथ रहा और फिर उसे बौद्ध विधि विधानों का पता चला। तो सुसीम से तंग आ चुके थे लोग, वहाँ कहाँ, तक्षशिला के लोग। तो उन्होंने अशोक को सिंहासन छीनने के लिए उकसाया, ठीक है। अब जब सुसीम को उकसाया, जब सुसीम के खिलाफ जब उसको उकसाया गया अशोक को, तो क्या हुआ, अशोक गुस्से में आ गया, ठीक है। अब जब आश्रम में ही था तो अशोक को खबर मिली कि उन्हें उनके सौतेले भाइयों ने उनकी माँ को मार डाला है। तब वो गुस्से से और ज़्यादा भर गया अशोक, और महल जाकर उसने अपने भाइयों की हत्या कर दी और सम्राट बन गया, ठीक है दोस्तों। तो सम्राट बन गया। तो इस तरीके से क्या हुआ कि अशोक ने अपने भाइयों की हत्या कर 4 वर्ष के उत्तराधिकारी युद्ध के बाद क्या हुआ, गद्दी पर बैठ गया, ठीक। और क्या हुआ उसके बाद, फिर राज्याभिषेक के बाद यानी राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद यानी 261 बीसी में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। कलिंग पर आक्रमण किया, इसमें 1 लाख लोग मारे गए तथा 1,50,000 लोग बंदी बनाए गए। तो दोस्तों कलिंग का वॉर इसका बहुत प्रसिद्ध वॉर है, ठीक है। और यही टर्निंग पॉइंट था अशोक की लाइफ का, ठीक। तो इनका टर्निंग पॉइंट था अशोक की लाइफ का। अब इसके बारे में, कलिंग वॉर के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं यहाँ पे कि जब कलिंग वॉर हुआ तो वहाँ पे क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा जो नरसंहार हुआ था वो कलिंग वॉर में ही हुआ था, ठीक है। यहाँ पे 1 लाख लोग मारे गए थे, ठीक है, जो कि बहुत बड़ी तादाद में लोग थे, और 1,50,000 लोग घायल हो गए थे और उन लोग को बंदी बनाया गया था, ठीक है। तो अशोक जब युद्ध के बाद जब कलिंगा के मैदानों में अपनी जीत का जश्न मना रहा था तो उसे लाशों पर से होकर गुजरना पड़ा था। उसने देखा कि लाशों के पास उनके परिवार के लोग बहुत ज़्यादा विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, बहुत तेज तेज सिसक रहे हैं, और इस भयानक मंजर को देखकर उसका दिल बेचैन हो गया था अशोक का, ठीक है। वो जब बेचैन हो गया ना, तो वो खुद से ही बात करते हुए धीरे से बोला, क्या ये हार है या जीत? उसने अपने आप से ये बोला, और बोला कि न्याय है या अन्याय, ठीक है। किसी ने अपना पिता खोया था, किसी ने बच्चा खोया था, किसी ने भाई तो किसी ने पत्नी, किसी ने माँ तो किसी ने बेटा,
तो उसने अपने आप से कहा, क्या मैं मासूम बच्चों और औरतों की ज़िंदगी की कीमत कभी चुका पाऊंगा? किसी के पति की कीमत क्या मैं चुका पाऊंगा? किसी के बच्चों की, किसी के भाई की, किसी की माँ की कीमत क्या मैं कभी चुका पाऊंगा? नहीं, कभी नहीं। वो युद्ध तो जीत गया था, पर वो अंदर से हार चुका था। ठीक है, तो कलिंग जो वॉर था, इसने एकदम अशोक को एकदम झंझोर के रख दिया। ठीक है, कलिंग के युद्ध के बाद अशोक का हृदय एकदम जो था, वो दिल था जो वो मानवता के प्रति दया और करुणा से भर गया। ठीक है, तो शोक से उबरने के लिए वो बौद्ध उपदेशों के करीब आता गया, और जब वो बौद्ध उपदेशों के करीब आता गया तो उसे बौद्ध धर्म में मतलब उसे लगा कि अब बौद्ध धर्म को अपना लेना चाहिए। तो उसने क्या किया कि बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक, और इसके बाद वो एकदम बदल गया था। पहले वो शिकार करता था, ठीक है, तो उसने क्या शिकार करना छोड़ दिया था। ठीक है, ब्राह्मणों और अन्य सन्यासियों को खुलकर दान देना शुरू कर दिया था। ठीक है, और जन कल्याण के काम भी शुरू कर दिए थे, जैसे चिकित्सालय बनवाना, पाठशाला बनवाना तथा सड़क का निर्माण करवाना शुरू कर दिया था। तो ये सब उसकी लाइफ में इतने ज़्यादा चेंजेस आए थे। और जो इसके बाद क्या हुआ था कि इनके लिए फिर धर्म के लिए बहुत आस्था आ गई थी इनके मन में। ठीक है, कि और ये क्या करते थे, इनकी एक ये अच्छाई थी कि ये 1000 ब्राह्मण को खाना खिलाते थे रोज़। ठीक है, और जब तक कि वो लोग खाना नहीं खा लेते थे, उससे पहले ये निवाला मुंह में नहीं रखते थे, फिर खुद भोजन करते थे उनको खिलाने के बाद। ठीक है, एकदम बदल गए थे, एकदम बदल गए। ठीक है, इस युद्ध ने इनको एकदम बदल दिया। इन्होंने धर्म पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। फिर धर्म का जो बौद्ध धर्म था उसका प्रचार प्रसार भी काफ़ी ज़्यादा करवाया। चोरी लूटपाट बिल्कुल बंद हो गई थी। ठीक है, उन्होंने साम्राज्य में, और सबसे अच्छी बात यह कि उन्हें अपने साम्राज्य के किसी भी हिस्से में होने वाली घटनाओं का पता रहता था। ठीक, और कलिंग युद्ध के बाद ये अहिंसावादी हो गए, और अशोक ने ही बौद्ध धर्म को विश्व धर्म के रूप में मान्यता दिलवाई थी। ठीक है, तो कलिंग युद्ध एवं उसके परिणामों की सूचना अशोक के 13वें शिलालेख से प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये जो इनके युद्ध की जो इंफॉर्मेशन है कहाँ से मिलती है? 13वें शिलालेख से प्राप्त होती है। कलिंग के हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है कि उस समय कलिंग पर नंदराज नाम का कोई राजा राज्य करता था। ठीक है, तो कलिंग में इन्होंने नंदराज नामक राजा को हराया था। ठीक, और कलिंग युद्ध ने अशोक को बदल दिया। ठीक, और उसने शस्त्र त्याग दिया। इसके बाद उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को मिलता है। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कि अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को मिलता है। अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष बोधगया की यात्रा की। इसके बौद्ध होने का सबसे सबल प्रमाण उसका भाब्रू से प्राप्त लघु शिलालेख है, जिसमें वो बुद्ध धम्म संघ का अभिवादन करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेज दिया। अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। अशोक ने धम्म की परिभाषा राहुलोवाद सूत्र से ली है। तो दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो यूपी SSSC एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, पूरी चांसेस हैं। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल, ऐसे आंसर्स को बिल्कुल रट लीजिए। राज्याभिषेक के 14वें वर्ष, यानी 14वें वर्ष मतलब क्या, 13 वर्ष बाद अशोक ने धम्म महामात्र की नियुक्ति की, जिनका मुख्य कार्य धर्म का प्रचार तथा कल्याणकारी कार्य आदि करना था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है, और ये कहा है, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? मास्की के लघु शिलालेख में मिलती है। तो मास्की के लघु शिलालेख में ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। उसके बाद है कौशाम्बी तथा प्रयाग। ठीक है, कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी कारुवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है कि कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी कारुवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है? इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। तो अशोक के समय में 23 यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना की गई थी। ठीक है, विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, जिसमें तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशील और कंधार आदि यूनिवर्सिटियाँ जो थीं, जिनका जिक्र काफ़ी मिलता है। ठीक,
तो और अब हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे कि साम्राज्य विस्तार, जो अशोक का साम्राज्य था वो कहाँ से कहाँ तक विस्तार था उसका, उसने कहाँ से कहाँ तक अपने साम्राज्य को फैलाया। तो उत्तर में उसने हिंदकुश श्रेणी से लेकर दक्षिण के गोदावरी नदी के मैसूर तक उसने अपना साम्राज्य को का विस्तार किया, और वेस्ट में यानी पश्चिम में अफगानिस्तान ईरान तक, और पूर्व में बांग्लादेश तक। तो ये उसका साम्राज्य विस्तार है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि उत्तर के हिंदुकुश श्रेणी से लेकर दक्षिण के गोदावरी नदी के मैसूर तक, और पश्चिम में अफगानिस्तान ईरान तक, पूर्व में बांग्लादेश तक। ठीक है दोस्तों, तो ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट बातें अशोक की हिस्ट्री की, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया, और मैंने आपको बताया कि किस तरीके से उसने कलिंग वॉर ने उसको बदला। ठीक है, पहले वो थोड़ा सा क्रूर था, थोड़ा सा दुष्ट था, ठीक, तो बाद में उसको किस तरीके से रहमदिल हो गया, किस तरीके से लोगों पे उसको दया आने लगी, और उसने अच्छे काम किए, कल्याणकारी काम किए उसने, और एक इंस्पिरेशन बना लोगों के लिए। ठीक है, और वो आज हिस्ट्री में एक चमकते हुए सितारे की तरह है। ठीक है, तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और दोस्तों ये जो मैंने आपको पॉइंट्स यहाँ पर बताए हैं, ये किसी न किसी एग्जाम्स में ये पूछे ज़रूर जाते हैं। तो दोस्तों इन पॉइंट्स को एकदम रट लीजिएगा। और अब जो बचा है वो शिलालेखों और स्तंभ लेख और शिलालेखों के बारे में बचा हुआ है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कशन करूँगा, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही बताऊँगा जो एग्ज़ाम में जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अब मैं यहीं पे कंक्लूड करने जा रहा हूँ। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों, टेक केयर, बाय।